हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मुगल वंश के फाउंडर जो हुआ करते हैं बाबर के बारे में। बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। मुगल वंश का वह शासक जो सबसे कम उम्र की आयु में गद्दी पर बैठता है तो वह होगा बाबर। यह मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया था, लेकिन यह शासन पर जैसे ही बैठा लेकिन इसे स्टेबिलिटी नहीं मिली, यानी स्थिरता नहीं मिल रही थी। और जब इसे स्टेबिलिटी नहीं मिली तो इसने बार बार इसकी जगहें चेंज हो रही थी। तो इसी वजह से इसने काबुल और कंधार में आर्थिक तंगी आ जाने की वजह से इसने भारत की ओर रुख किया। जब यह भारत पर आक्रमण करता है तो यह 1519 में भैरागढ़ के किले पर आक्रमण करता है और इसी किले में यह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मेरे ही द्वारा सबसे पहले इधर गोले, तोपों और बारूदों का यूज किया गया। उसी के बाद यह लगातार 3 बार सिंध और कश्मीर पर आक्रमण करता है और उसके बाद 1526 में एक फेमस बैटल लड़ा जाता है जो लड़ा जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाएगी और इसके बाद ही जैसे ये शासन पर बैठा तो अगले साल यह राणा सांगा पर आक्रमण करता है और इन्हीं के बीच में लड़ा जाता है खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा हार जाता है और बाबर विजयी होता है। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है जो लड़ा जाएगा मेदिनी राय और बाबर के बीच में। 1529 में महमूद लोदी जो भाई होता है इब्राहिम लोदी का, महमूद लोदी और बाबर के बीच में एक फेमस बैटल लड़ा जाता है जो है बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध, यानी इन्हीं के बीच में घाघरा का युद्ध लड़ा जाएगा जो कि जल और थल दोनों में लड़ा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि इसी युद्ध में बाबर घायल हो जाता है और घायल होने की वजह से 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर के द्वारा ही अपने बेटे को अपने पास बुलाया जाता है और वह उसे अपना हिंदुस्तान का अगला सुल्तान घोषित करता है। लेकिन बाबर अपने बेटे को हुमायूं, जो उसका सबसे बड़ा बेटा एंड सबसे प्रिय बेटा होता है, क्योंकि बाबर का सबसे ज्यादा लगाव ही हुमायूं के साथ होता है, तो वह उसे अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जब बाबर अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है यानी उसे अगला बादशाह नियुक्त करता है तो उसी के द्वारा, बाबर के ही द्वारा अपने बेटे हुमायूं को एक बात बोली जाती है कि मैं आपको हिंदुस्तान का शासक यानी अगला बादशाह तो घोषित कर रहा हूँ, पर मेरे बेटे यानी बाबर के 4 बेटे थे तो मैं चाहता हूँ कि आप चारों में कभी भी शासन को लेकर कभी भी लड़ाई ना हो और ना ही आप एक दूसरे के दुश्मन बने। तो बाबर हुमायूं इसी बात का ध्यान रखते हुए अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता है और बाबर के द्वारा ही हुमायूं के द्वारा ही अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें इतिहासकार जब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हुमायूं के द्वारा ही अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया गया, तो इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि वह एक नवनिर्मित साम्राज्य को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिसको मात्र बने अभी 4 ही साल होते हैं, यानी 4 साल बने होते हैं, जो कि बना था 1526 में और वह उसको 1530 में डिवाइड कर देता है अपने भाइयों के साथ। क्योंकि जो हुमायूं बहुत काइंड हार्टेड यानी दयालु प्रवृत्ति का हुआ करता था, इसी नेक दिली के कारण वह अपने क्या कर देता है, अपने भाइयों को ही अपना दुश्मन बना लेता है। जब हुमायूं के द्वारा ही अपने भाइयों को अपना साम्राज्य बांट दिया जाएगा तो वही भाई हुमायूं के क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हुमायूं के बारे में, जो कि हुमायूं क्या बनता है, अगला मुगल बादशाह। जब हुमायूं अगला मुगल बादशाह बनता है तो यह 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक क्या करता है, भारत पर रूल करता है और 1540 से लेकर 55 तक इसका क्या होता है, निर्वासन काल होता है। और उसके बाद यह दोबारा भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा, वह करेगा 1555 में और 55 से लेकर 56 ईस्वी तक यह इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जो हुमायूं है, हुमायूं का जन्म कहाँ होता है, तो हुमायूं का जन्म होता है 1508 ईस्वी में, जो 1508 ईस्वी में काबुल पर, यानी हुमायूं का जन्म भी 1508 ईस्वी में काबुल में होता है। जब हुमायूं का जन्म होता है तो जो इसके पिता बाबर हैं वह कहाँ के शासक हुआ करते थे, काबुल और कंधार के। वही काबुल और कंधार में किसका जन्म होगा, हुमायूं का जन्म होगा।
इतिहासकार जब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यह मुगल वंश का सबसे अभागा सुल्तान था। इससे क्योंकि यह इतना अभागा था कि जैसे ही इसने लुढ़कते लुढ़कते अपना जीवन व्यतीत किया था, वैसे ही लुढ़क कर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुगल वंश का वह शासक जो कि एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करता था, यानी ज्योतिषी पर विश्वास करता था, वह कौन था? हुमायूं ज्योतिष में विश्वास किया करता था और इसी के द्वारा ही 7 डेज यानी 7 जो दिन होते हैं उनमें अलग अलग वार के अकॉर्डिंग यह अलग अलग कपड़े पहना करता था। जैसे सोमवार को यह व्हाइट कलर के कपड़े पहना करता था, मंगलवार को यह रेड कलर के, बृहस्पतिवार को पीले और शनिवार को काले कलर के कपड़े पहना करता था। तो मुगल वंश का वह शासक जो ज्योतिषी पे विश्वास करेगा वह होगा हुमायूं। इसी के द्वारा अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहने जाते थे। जब इसने 10 साल शासन किया, यानी 1530 से लेकर 1540 के बीच में, यानी 10 साल जब ये शासन करता है, तो इसी के द्वारा एक फेमस बैटल लड़ा जाता है जो लड़ा जाएगा बीलग्राम, ये कन्नौज का युद्ध। इसी बीलग्राम और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह के द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है और इस हुमायूं को पराजित करके ही मुगल वंश का क्या हो जाता है, भारत में 15 साल के लिए अंत हो जाता है। और इसी शेरशाह के द्वारा जब मुगल वंश का अंत होगा तो 15 साल हुमायूं क्या करेगा, हुमायूं का क्या होगा, संघर्ष काल होगा। ये 15 साल संघर्ष करने के बाद ही उसे 1555 में दोबारा क्या होता है, भारत पर मुगल वंश की स्थापना करेगा और 1556 ईस्वी में ही दिल्ली में अपने ही द्वारा निर्मित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो इतिहासकार नेलपोल ने जब इसके बारे में पढ़ा था तो कहा था कि जैसे ही लुढ़ककर, यह बड़ा अभागा सुल्तान था, जैसे ही लुढ़ककर इसने अपना जीवन व्यतीत किया वैसे ही लुढ़ककर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बाबर है, बाबर के 4 बेटे हुआ करता था, यानी बाबर के 4 सन थे, जिनमें सबसे बड़ा था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा बेटा था अश्करी और चौथे बेटे का नाम था हिंदाल। यानी बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, जिसमें फर्स्ट बेटे का नाम था हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदाल। तो इसी हुमायूं को, जब ये हुमायूं अपना साम्राज्य डिवाइड करता है तो यह इसी को मिलता है आगरा और दिल्ली, और कामरान को मिलेगा काबुल और कंधार, अश्करी को मिलता है संभल का प्रदेश, और हिंदाल को मिलता है अलवर। तो जो हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा वह कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा। लेकिन जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठता है, यानी मुगल वंश का अगला शासक होता है, तो इसी के 3 दुश्मन बन जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है वही इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जिसकी क्या करता है, बाबर के साथ युद्ध होता है। तो सबसे पहला दुश्मन होता है इसका महमूद लोदी, जो कहाँ का शासक होगा, बंगाल का। दूसरा इसका दुश्मन होता है शेरशाह, वही शेरशाह जिसको शेरशाह जो हुमायूं को बीलग्राम के युद्ध में पराजित करेगा। और तीसरा दुश्मन होता है बहादुर शाह, यानी महमूद लोदी होता है बंगाल का शासक, शेरशाह होता है बिहार का शासक, और ये होता है गुजरात का शासक। यानी जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो हुमायूं की गद्दी पर बैठते ही महमूद लोदी, शेरशाह और बहादुर शाह क्या हो जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है तो 1531 में ही हुमायूं के द्वारा ही फर्स्ट अटैक किया जाएगा। हुमायूं का फर्स्ट अटैक होता है 1530 ईस्वी में, 31 ईस्वी में, 31 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में जो करता है यह कालिंजर किले पर। और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, यहाँ के शासक का क्या नाम था, तो यहाँ के शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। यह वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव पे क्या करता है, आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण का कोई भी परिणाम नहीं निकलता, यानी यह आक्रमण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है।
जैसे ही यह विफल होता है, इस बात की जानकारी मिलती है बंगाल के शासक महमूद लोदी को, और महमूद लोदी बंगाल से अपनी सेना लेते हुए कहाँ जाता है, हुमायूं के पास। और हुमायूं पर क्या करता है, हुमायूं और इसके बीच में लड़ा जाता है एक फेमस बैटल, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ थोरिया का युद्ध, यानी इन दोनों के बीच में ही लड़ा जाता है दोरिया का युद्ध, जो लड़ा जाएगा बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच में। और इसमें महमूद लोदी की क्या हो जाती है, हार होती है, और इसी हुमायूं के द्वारा महमूद लोदी की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद जैसे ही महमूद लोदी की मारा जाता है, वैसे ही बंगाल पर कौन अधिकार कर लेता है, शेर शाह, जो कि क्या हुआ करता था, बिहार का शासक हुआ करता था। इसी बिहार के शासक के द्वारा, शेर शाह के द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया जाएगा। और जैसे ही यह बंगाल पर अधिकार करता है, इस बात का पता लगता है हुमायूं को, और हुमायूं को जब इस बात का पता लगता है, तो वह हुमायूं किस पर आक्रमण करेगा, शेर शाह पर। जब शेर शाह पर हुमायूं के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो उस टाइम शेर शाह रहा करता था वाराणसी के एक किले पर, यानी यह रहा करता था वाराणसी के चुनारगढ़ के किले में, यानी यह चुनारगढ़ के किले पर क्या करता है, आक्रमण करता है, यानी हुमायूं के द्वारा ही चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया जाता है। यानी 1532 ईस्वी में ही चुनारगढ़ पर फर्स्ट अटैक किया जाता है हुमायूं के द्वारा। जो है शेर शाह है, शेर शाह अपने आप को हुमायूं की सेना के सामने हुमायूं की सेना का सामना नहीं कर सकता था। इसी वजह से यह अपने आप को चुनारगढ़ के किले में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। और कैद करने के लगातार 6 महीने चुनारगढ़ के किले के बाहर डेरा डालकर रहता है हुमायूं। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही चुनारगढ़ के किले की खाद्य सामग्री समाप्त होती है, वैसे ही शेर शाह के द्वारा चुनारगढ़ के किले दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और शेर शाह को करनी पड़ती है हुमायूं से एक झूठी संधि। इसी संधि के शर्त के अकॉर्डिंग शेर शाह अपने बेटे और अपनी सेना की टुकड़ी किसको भेजता है, हुमायूं को भेजता है, और हुमायूं पीछे हट जाता है। इतिहासकार यही कहते हैं कि इसके जिंदगी की जो दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, वह यही होती है कि 6 महीने अपने मेहनत पर अपने ही द्वारा क्या कर देता है, पानी फेर देता है। जब ये 6 महीने वहां पर डटकर इंतजार करता था, और यह बिना शेर शाह को मारे क्या कर लेता है, अपने आप को पीछे कर लेता है। जब इसी शेर शाह के द्वारा झूठी ट्रीटी कर ली जाएगी, यानी संधि कर ली जाएगी, तो हुमायूं चला जाता है आगरा। जैसे ही वह आगरा की ओर जाता है, तो यही बहादुर शाह जो रूल किया करता था गुजरात में, इसी बहादुर शाह के द्वारा हुमायूं पर क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। जब हुमायूं और बहादुर शाह की सेना एक दूसरे का आमना सामना करती है, तो इन्हीं के जब ये आमना सामना करती है, तो जो होती है 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह की सेना होती है आमने सामने। लेकिन जब यह एक दूसरे के आमने सामने जब इनकी सेना में भिड़ंत होती है, तो बहादुर शाह हुमायूं की सेना का सामना नहीं कर पाता, और बहादुर शाह क्या कर देता है, भाग जाता है गुजरात। यानी यह बहादुर शाह वापस कहाँ भाग जाएगा, गुजरात भाग जाएगा। इसके बाद ही बाबर का ध्यान शेर शाह से क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन जो शेर शाह है, वह अपना ध्यान हुमायूं से नहीं हटाता है, और वह दृढ़ संकल्प में होता है कि इसे भारत से क्या करना है, मुगल वंश खत्म करना है। तो उसी दृढ़ संकल्प के चलते हुए हुमायूं को हराने के लिए अपनी सेना को संगठित करने में लगा रहता है शेर शाह। तो शेर शाह के द्वारा ही अपनी सेना को संगठित करता है। लेकिन जैसे ही यह बात हुमायूं को पता लगती है कि शेर शाह अपनी सेना को संगठित कर रहा है मेरे खिलाफ आक्रमण करने के लिए, तो इसी हुमायूं के द्वारा देरी ना करते हुए किस पर आक्रमण किया जाता है, शेर शाह पर। और जैसे ही यह शेर शाह पर एकदम से आक्रमण करता है, तो वही शेर शाह अपने आप को दोबारा चुनारगढ़ के किले पर क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और जैसे ही अपने आप को बंद करता है, लेकिन अब हुमायूं इसको क्या नहीं करता,
बाहर इंतजार नहीं करता, यह किले की दीवारों को तोड़ने में लगा रहता है। यानी 1538 में लड़ा जाता है चुनारगढ़ का द्वितीय युद्ध। चुनारगढ़ का सेकंड युद्ध। और 10-15 दिन की मशक्कत करते हुए हुमायूं की सेना क्या कर देती है, चुनारगढ़ की दीवारों को तहस नहस कर देती है और इस किले में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है तथा अधिकार कर लेती है। लेकिन जैसे ही शेरशाह की सेना इस किले पर आक्रमण करती है तो वहां पर क्या नहीं होता, शेरशाह नहीं होता और शेरशाह किधर भाग जाता है, बंगाल की तरफ भाग जाता है। तो शेरशाह अपने आप को शेरशाह भाग जाता है बंगाल की तरफ। हुमायूं इसके अंदर जाता है, शेरशाह नहीं मिलता। तो इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं के अंदर एक गलत आदत हुआ करती थी, वह हर छोटी छोटी बात का क्या करता था, जश्न मनाया करता था। इसी जश्न के चलते हुए वह चुनारगढ़ के किले में लगातार 40 दिनों तक क्या करता है, जश्न बनाया करता है, जब तक कि चुनारगढ़ के किले की खाद्य सामग्री और शराब खत्म नहीं हो जाती, जब तक इनका जश्न चलता रहता है। और वह जो शेरशाह जो भाग कर गया था बंगाल की तरफ, यह क्या कर लेता है, गौड़ को तहस नहस कर देता है। जैसे ही चुनारगढ़ की खाद्य सामग्री समाप्त होती है तो हुमायूं को होश आता है कि मुझे तो शेरशाह का पीछा करना है, और वह पीछा करने लगता है शेरशाह का। और शेरशाह का पीछा करते हुए जब वह पहुंचता है बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर, जब वह गौड़ की तहस नहस और लाशों के ढेरों को देखता है, जो कि क्या हुआ करता था, पहले ही शेरशाह लूट चुका था, उसी शेरशाह की लूटी हुई और तहस नहस चीजों को जब देखता है हुमायूं, तो हुमायूं ही उन्हें देखकर एक बोलता है जन्नताबाद। तो इन्हीं सबको देखते हुए हुमायूं उसको बोलता है जन्नताबाद। ठीक है। और जब हुमायूं अपनी थकी हारी सेना को लेकर वापस आगरा की तरफ रुख करता है तो पहले से ही स्ट्रेटजी बनाकर बैठा हुआ था कौन, शेरशाह। इसी शेरशाह के द्वारा हुमायूं की थकी हारी सेना पर पीछे से क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाएगा। और जैसे ही शेरशाह हुमायूं की थकी हारी सेना पर और हुमायूं पर अटैक करता है, तो उसकी थकी हारी सेना पर अटैक करेगा तो इन्हीं के 1539 ईस्वी में ही लड़ा जाएगा बैटल ऑफ चौसा, यानी चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं क्या होता है, पराजित होता है और शेरशाह जीत जाता है। 1529 में जब युद्ध होता है तो हुमायूं अपनी जान बचाते हुए अपने घोड़े के साथ ही क्या होता है, नदी में कूद जाता है। जब हुमायूं नदी में कूदता है तो उसकी जान एक नाविक के द्वारा बचाई जाती है जिसका नाम था निजाम, यानी हुमायूं की जान एक निजाम नामक नाविक के द्वारा बचाई जाती है। जैसे तैसे ही हुमायूं अपनी जान बचाते हुए आगरा की गद्दी पर बैठेगा तो वह खुद ना बैठते हुए एक दिन के लिए बादशाह घोषित करता है निजाम को, और इसी निजाम के द्वारा एक सिक्के चलवाए जाते हैं, यानी इसी के द्वारा चलवाए जाएंगे चमड़े के सिक्के। यानी इसी निजाम नामक नाविक के द्वारा एक दिन का शासक बनने पर चलवाए जाते हैं चमड़े के सिक्के। इतिहासकार कहते हैं कि ऐसी सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भी चलवाई गई थी। और दूसरे नंबर पे किसके समय चलवाई गई, हुमायूं के समय। इसके बाद ही अगले साल फिर शेर खान किस पर आक्रमण करता है, हुमायूं पर। और जैसे ही हुमायूं शेरशाह और शेर खान, यानी जब ये हुमायूं को पराजित करता है तो एक यह उपाधि ले लेता है शेर खान की। तो इसी के द्वारा अगले ही साल फिर दोबारा हुमायूं पर किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और अगले ही साल 1540 ईस्वी में इनके बीच में एक बैटल लड़ा जाएगा जिसका नाम है बीलग्राम का युद्ध, जो लड़ा जाता है कन्नौज के पास। तो इसे कहा जाता है बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। जो लड़ा जाएगा हुमायूं और शेर खान या शेरशाह के बीच में। इसी युद्ध में हुमायूं
हुमायूं को पराजित करके शेर शाह या शेर शाह किसकी स्थापना कर देता है? अगले अफगानी वंश की, जो होगा भारत का सेकंड अफगानी यानी दूसरा अफगानी वंश, जो होगा सूरवंश। तो इसी में हार होती है हुमायूं की, और हुमायूं की हार होने के बाद क्या होती है? अगला जो शासक यानी जो अगला बादशाह बनेगा वह बनेगा सूरवंश का शासक। सूरवंश की स्थापना करता है जो होगा भारत का जो भारत का होगा दूसरा अफगानी वंश। पहला अफगानी वंश कौन सा था? पहला अफगानी वंश था लोधी वंश, और भारत का दूसरा अफगानी वंश होगा सूरवंश, जिसके फाउंडर हुआ करते हैं कौन? जिसके फाउंडर हुआ करता है शेर शाह या शेर खान। और अब इसके बाद 1540 से लेकर 1555 तक यही काल होगा, यानी हुमायूं का निर्वासन काल, जिसमें हुमायूं भारत छोड़कर कहाँ चला जाएगा? काबुल और कंधार में। और एक सही टाइम आने का इंतजार करेगा, वही सही टाइम जिसमें वह भारत पर दोबारा अपने पिता के द्वारा किए गए वंश की दोबारा स्थापना कर सकेगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में, जिसका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में काबुल और कंधार में। उसी काबुल कंधार जो कि जहाँ का शासक उसके पिता हुआ करते थे। जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठता है वैसे ही उसके भाइयों के साथ उसके 3 दुश्मन बन जाते हैं, महमूद लोदी, शेर शाह और बहादुर शाह। हुमायूं एक अभागा सुल्तान था। जैसे ही यह लुढ़क कर अपना जीवन व्यतीत करेगा वैसे ही इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी, जो कि 1556 ईस्वी में अपने ही द्वारा निर्मित पुस्तकालय की सीढ़ी शाम की नमाज अदा करते हुए सीढ़ियों से गिरकर। इसका फर्स्ट अटैक ही हुआ होता है 1531 ईस्वी में, जो कि कालिंजर के किले पर किया जाएगा, जो किया जाता है जिस प्रताप रुद्र देव के खिलाफ। लेकिन इस आक्रमण का कोई भी परिणाम नहीं निकलता, यह आक्रमण बिल्कुल विफल हो जाता है। इसके बाद ही महमूद लोदी बंगाल से आता है और क्या करता है? हुमायूं पर आक्रमण करता है। लेकिन इसी धौरिया के युद्ध में महमूद लोदी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है हुमायूं के द्वारा। हुमायूं के द्वारा जब महमूद लोदी की हत्या कर दी जाएगी तो इसी का फायदा उठाएगा शेर खान, जो कि बंगाल पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। जैसे ही बंगाल पर अधिकार होता है तो हुमायूं किस पर आक्रमण करता है? शेर शाह या शेर खान पर आक्रमण करता है। जिन दोनों के बीच में लड़ा जाता है चुनारगढ़ का फर्स्ट युद्ध और चुनारगढ़ का सेकंड युद्ध। जिस फर्स्ट युद्ध में इनके बीच में संधि हो जाती है, लेकिन सेकंड युद्ध में चुनारगढ़ का जैसे ही सेकंड युद्ध लड़ा जाता है तो शेर शाह भाग जाता है बंगाल की तरफ, और बंगाल में भागकर बंगाल में भाग जाता है। और इन्हीं के बीच में 1539 ईस्वी में फेमस बैटल लड़ा जाएगा, जिसमें जिसे हम जानते हैं चौसा का युद्ध। और इसी चौसा के युद्ध में जैसे तैसे हुमायूं अपनी जान बचाते हुए आगरा की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह खुद न बैठते हुए निजाम नामक नाविक को गद्दी पर बिठाता है। और उसके अगले ही साल 1540 में लड़ा जाता है उलटफेर का युद्ध, जो होगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें मुगल वंश क्या होगा? अगले 15 सालों के लिए भारत में खत्म हो जाएगा और एक नया वंश यानी एक नई डायनेस्टी रूल करेगी, जिसको हम जानते हैं सूर डायनेस्टी के बारे में, जिसके फाउंडर हुआ करेंगे शेर खान या शेर शाह। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।